हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम पीएसआर ऑप्शनल की यूनिट 13 इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द नॉन लाइन मूवमेंट डिफरेंट फेजेस करंट रोल ये डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, पूरा अप्रोच वाइज डिस्कस करेंगे। देखो, प्रॉब्लम ये आती है कि आप बड़ी से बड़ी कोचिंग के नोट्स ले आओ, वहां पर आपको बहुत ही अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मिलेगा। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम आता है कि ये जो आईआर वाला सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशंस करवाया ही नहीं जाता, छुड़वा दिया जाता है। और अगर जो करवाया भी जाता है उसको बहुत ही हल्के में ले लिया जाता है, या तो उसको करंट अफेयर्स कह के छोड़ दिया जाता है, या तो डायनामिक सेक्शन कह के टाल दिया जाता है, या फिर इतना टाइम होता ही नहीं है क्योंकि फैकल्टीज को डिक्टेट करा करा के बिल्कुल लिखवाना होता है, सारे हैंड रिटन नोट्स बनवाने होते हैं। तो वो जो बच्चों वाला जो डिक्टेशन पॉइंट आ जाता है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और 3 ही महीने का टाइम रहता है फैकल्टीज के पास कंप्लीट कराने के लिए। प्री के बाद जो मेंस तक का टाइम रहता है, उसी में ही सारा कुछ कंप्लीट कराना होता है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ उसमें होती है। तो उससे क्या है कि इतना टाइम नहीं बचता कि आप इसको आईआर वाले सेक्शन को थॉरली प्रिपेयर कर पाओ। क्योंकि अगर आप स्टार्ट भी करते हो तो आईआर का सेक्शन सबसे लास्ट में आता है, जो रह जाता है ज्यादातर। अगर आप जेन्युइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखोगे, आपको पता लगेगा कि ये सेक्शन करंट अफेयर्स में भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। डायनामिक भी आपको नहीं लगेगा ये पार्ट। डायनामिक है, कुछ सेंस में है, बट आप इसको पूरा ये नहीं कह सकते। आप 10% डायनामिक बोल सकते हो, बाकी का पार्ट ऐसा है जिसमें अगर आप 40 से 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाओगे, अगर नहीं भी समझ में आ रहे, चाहे उसको रट कर चले जाओ, आपका आंसर, आपका पेपर क्लियर करने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप पूरा कवर नहीं भी कर रहे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक करने का टाइम आपको निकालना चाहिए। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसी चीज है जो आप छोड़ नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, डायनामिक पार्ट भी आप देखोगे ना, आप रट के चले जाओ, आपका एग्जाम क्लियर करने के चांसेस रहेंगे ज्यादा। क्योंकि 40 से 45 साल का टाइम इतना बड़ा टाइम होता है कि इसमें आपके टॉपिक्स रिपीट हो जाएंगे। मान लो आपका यूनिट का नाम क्या है, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नॉन अलाइन मूवमेंट। अब नॉन अलाइन मूवमेंट वाले टॉपिक पर ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, या फिर करंट रोल पूछा हुआ है, ये टॉपिक आपका कवर होगा। डिफरेंट फेजेस पूछे हैं, ये टॉपिक कवर होगा। टॉपिक रिपीट होंगे, ले दे के क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे। थीम्स, ये नॉन अलाइन मूवमेंट में से भी अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा। नॉन अलाइन मूवमेंट तो बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है, क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन है, मान लो मैं पहला ही पॉइंट ले लेती हूँ, सिर्फ सिंपल नॉन अलाइन मूवमेंट। 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, ये पूछा जा सकता है। 2004 में मेजर डिटर्मिनेंट्स पूछे जा सकते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। देन 2011 में इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज बेस्ड ऑन बोथ आइडियलिस्ट रियलिज्म कैलकुलेशन। आप समझ रहे हो। तो इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंडिया एज अ लीडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट हैज बीन गाइडेड बाय द जीनियस ऑफ द इंडियन पीपल एंड देयर इंटरेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर इंडियाज रोल इन द नॉन अलाइन, आप देख रहे हो काफी सिमिलर टाइप के आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। वो सिमिलर टाइप के इसीलिए हैं क्योंकि आपकी थीम भी सिमिलर हो गई है। यहाँ पर बहुत सारे अब आपको क्वेश्चंस में भी सिमिलैरिटी मिल जाएगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो इतना लंबा टाइम अगर आप कवर कर लोगे तो टॉपिक्स, थीम्स, क्वेश्चंस रेपिटेटिव नेचर के आपको मिलने लग जाएंगे। तो उससे क्या होता है, इतने लंबे टाइम में सारे टॉपिक, सारे थीम, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप मान लो लोग करके जाते हैं मैक्सिमम 10 साल के कर जाते हैं। 10 साल ना एक छोटा टाइम होता है, अभी आपको उतने क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, 2014 तक के ही तो क्वेश्चन करोगे। अब मैं आपको उससे पहले के क्वेश्चंस दिखा दूं तो वो टॉपिक्स रह जाएंगे। जैसे कि अब ये आइडियलिस्ट और रियलिज्म कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे जो पूछा गया है, जो कि 2014 में ही क्वेश्चन, 2011 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये टॉपिक जो है ना, अब आपका छूट जाएगा अगर आपने सिर्फ 10 साल के क्वेश्चन ही कवर किए हुए हैं। तो आप समझ रहे हो, पूरा पूरा टॉपिक छूट रहा है। क्वेश्चन तो छोड़ दो, टॉपिक छूट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में से आपको टॉपिक मिल जाते हैं। जैसे इंडिया एज अ लीडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट है, इंडिया का रोल आ गया। अभी क्या है, ये इंडिया का रोल जो पूछा हुआ है ना, ये ऐसा कोई बहुत नायाब क्वेश्चन नहीं है कि इकलौता ऐसा क्वेश्चन होगा, ये काफी रिपीटेटिव है। बट ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो एक नया टॉपिक लेकर के आते हैं, और उस टॉपिक को आगे जाके कवर कर लिया जाता है। यूपीएससी कभी ना कभी उसमें से क्वेश्चंस पूछ लेता है कि नया टॉपिक है। ऐसे ही 2004 का क्वेश्चन, मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट चेंजेस। तो ये मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आप
नहीं करोगे ना 40 से 45 साल के क्वेश्चंस, तो सिर्फ 10 साल में ये छूट जाएगा। ठीक है, इसी वजह से जैसे 2001 में इंडिया एंड बैंडन कॉन्फ्रेंस, होप एंड रियलिटी, समझ रहे हो? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने इसी वजह से जरूरी है। अब क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अनसॉल्व्ड फाइल ऑनलाइन भी अवेलेबल है www.synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो फाइल आपको फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में मिल जाएगी। ऑप्शनल कोर्सेज में जाओगे, पीएसआर ऑप्शनल में आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक नहीं किए तो आप सिनॉप्सिस आईएएस कंसिडर कर सकते हो। अगर कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो तो कहीं और से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देख के चलना कि आपके जो आंसर्स है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से आंसर्स दिए गए हैं। कुछ जगह के मैंने क्योंकि नोट्स देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व देखे हैं, तो उसमें क्या है प्रॉब्लम मेन मेरे को जो समझ में आई थी कि ना क्वेश्चंस तो सॉल्व किए हुए हैं सारे, बट जो पूछा गया ना क्वेश्चन में एग्जैक्टली वो आंसर नहीं दिया हुआ, मतलब कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट नहीं हो रही है। वो आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि चैट जीपीटी से बनाए हुए हैं। अब चैट जीपीटी में क्या है ना, अगर आप प्रॉम्प्ट सही नहीं दे रहे हो तो आंसर सही नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी कोचिंग है जिनके मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे समझ में आया कि जस्ट प्रॉम्प्ट दे दिया और बनवा लिया आंसर, बट वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप खुद से भी चैट जीपीटी की हेल्प से या फिर सॉल्विट बीआई है उसकी हेल्प से अपने आंसर्स खुद भी बनवा सकते हो। सॉल्विट बीआई क्या है, ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स दिए गए होते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, और आप अपना आंसर्स खुद बनवा सकते हो वहां से। आपको कुछ और चीज की नीड नहीं है, खुद से प्रॉम्प्ट देने की या वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छे खासे आंसर्स बन के आते हैं वहां से। तो टाइम है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज सब कुछ तो फाउंडेशन कोर्स में है ही। अगर आपको ये समझना है कि कुछ तो देखो टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए हैं फिर भी हम कवर करा रहे हैं, है ना? तो ये कहाँ से मिलते हैं टॉपिक्स? या फिर यूपीएससी कभी कभी बिल्कुल ही एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन पूछ लेता है, वो कहाँ से पूछता है? तो वो है बुक्स। अगर आप ऑथेंटिक बुक्स रेफर करके चलोगे ना, आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे। इनफैक्ट अगर आप चैट जीपीटी या सॉल्विट बीआई कुछ भी यूज कर रहे हो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हो कि रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर बुक और दीज पर्टिकुलर बुक्स, ये बुक्स हैं जो कि आप इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए यूज कर सकते हो, इंडिया नाम के लिए। आपको अच्छा मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। तो आप अगर चैट जीपीटी से या सॉल्विट बीआई से बनवा रहे हो, ये रेफरेंस देके किताबों की, अपना टॉपिक का रेफरेंस देके, और आप अच्छा कंटेंट बनवा सकते हो। उसमें केस स्टडी वगैरह अच्छा ऐड करना। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको बाकियों के कंपैरेटिवली ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएं। ओके, सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, इंट्रोडक्शन अगर आप दे रहे हो, सबसे पहले जो भी टॉपिक आप ले रहे हो उसमें डेफिनेशन जरूर दो। कि मान लो अभी डेफिनेशन पूछी जाती है नॉन अलाइनमेंट की, ये मेजर प्रॉब्लम आती है बाकी के नोट्स में भी कि कहीं से भी कुछ भी शुरू हो जाता है और बहुत ही क्लियर डेफिनेशन नहीं दी जाती, बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स या तो यूज किए जाते हैं या फिर थिंकर्स से शुरू कर देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। देखो, अ क्वेश्चन इज नॉट अबाउट थिंकर्स। हाँ, आप थिंकर्स इंक्लूड कर सकते हो उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के आंसर में, बट पूरा पूरा थिंकर्स भर दोगे वो रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी वजह से वो उतने नंबर नहीं आएंगे आपके। नंबर आपके अच्छे तब आएंगे पीएसआर में जब आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, उसके अंदर वैल्यू एडिशन के लिए थिंकर्स, केस स्टडी वगैरह ये सब चीजें लिखो। अब नॉन अलाइनमेंट की डेफिनेशन आपको सबसे पहले देनी है। क्या डेफिनेशन होगी? कि नैम एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है जहां पर कंट्रीज कोई भी मिलिट्री अलायंस ज्वाइन करना अवॉइड कर देती हैं, स्पेशली कोल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, जैसे कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड के बारे में भी बता सकते हो कि जैसे कोल्ड वॉर टेंशन बढ़ गई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ने एक न्यूट्रल पाथ लेना शुरू किया था। ठीक है, अब अगर मैं इसको बहुत ही लेमैन टर्म में, शॉर्ट में अगर मैं आपको ये समझाऊं, तो देखो, एक इमेजिन करो कि एक स्कूल है आपका। स्कूल में आपने देखा होगा कि दो ना राइवल ग्रुप जरूर होते हैं, बड़े बड़े राइवल ग्रुप्स होते हैं, इसका इससे लड़ाई चल रही है, राइवल वन, राइवल टू। ठीक है, अब ये जो दो ग्रुप्स होते हैं ना, इसको आप मान के चलो, ये है यूएसए, ये है यूएसएसआर। इनकी कोल्ड वॉर के दौरान ये राइवल ग्रुप्स बने। अब कुछ नए नए बच्चे आए, छोटे छोटे बच्चे आए, ये हो गए आपके न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। नए बच्चे आ गए स्कूल में, उनको समझ में आ गया कि ये तो कोई एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। इनके ऊपर प्रेशर आया ना,
इनको प्रेशराइज किया गया कि कोई एक ग्रुप तो आपको दोनों में से ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा। अब नॉन अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि इन बच्चों ने चूज किया कि हम कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम अपनी डेवलपमेंट पे काम करेंगे। ये बच्चों ने डिसाइड किया हम अपने लिए काम करेंगे, हमें ना तुम चाहिए ना तुम चाहिए, ठीक है ना। ये इसको आप एक और तरीके से भी बोल सकते हो कि हमें तो सभी का दोस्त बनना है, हम कोई भी साइड पिक नहीं करेंगे एक लड़ाई के टाइम पर, ठीक है ना। ये हो गया आपका नॉन अलाइनमेंट। अब ये शुरू क्यों हुआ होगा? अब देखो, वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड के बाद, जब वर्ल्ड वॉर टू हो गया था, बहुत सारी कंट्रीज ना इंडिपेंडेंट हो गई थी, जैसे कि इंडिया भी। तो यहाँ पर कोल्ड वॉर का ना, हमें कोई ये पूरी जो गेम चल रही थी अमेरिका और रशिया के बीच में, हमें उसमें नहीं पढ़ना था। तो कुछ लीडर्स थे, जैसे कि इंडिया से नेहरू थे, युगोस्लाविया से टीटो थे। तो ये कुछ ऐसे लीडर्स थे, इनफैक्ट इजिप्ट से थे नासिर। इन्होंने कहा था हम न्यूट्रल रहेंगे और पीस सपोर्ट करेंगे, वॉर में हम नहीं पढ़ना चाहते। अब इन लोगों के ना कुछ मेन की प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, पंचशील जिसे कहते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब कि एक दूसरे की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, या एक दूसरे के इश्यूज में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को हेल्प करेंगे ताकि इक्वली ग्रो कर पाए, और शांति से साथ में रहेंगे। कोलोनियलिज्म और जो बड़ी पावर हमें बुली करती है, वो सारी चीजों से हम दूर रहेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक कॉपरेशन वगैरह ये सारी चीजें। तो इंडिया का क्या रोल है नैम में? इंडिया एक क्लास मॉनिटर की तरह है उन्हीं न्यूट्रल स्टूडेंट के लिए। ये जो मैंने आपको ये स्टूडेंट बताया ना, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, ये वो न्यूट्रल स्टूडेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम तो भैया कोई भी साइड पिक नहीं कर रहे हैं राइवल ग्रुप की। इन स्टूडेंट का एक मॉनिटर है जो कि है इंडिया। इंडिया मॉनिटर है, इंडिया डिसाइड करता है, इनकी डिस्कशंस वगैरह जितनी भी होती हैं वो इंडिया लीड करता है, इवेंट्स होस्ट करता है, जैसे कि 1983 दिल्ली समिट होस्ट किया था, पीस प्रमोट करता है, छोटी छोटी कंट्रीज को मदद करता है, न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट बोलता है, ये सारी चीजें इंडिया कर रहा है। तो अभी होता क्या है, जैसे मान लो कि दो पावरफुल फ्रेंड्स हैं आपके, कोई नेबरहुड में कोई लड़ाई चल रही है, दो पावरफुल फ्रेंड्स आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम कोई भी साइड नहीं लेंगे, बट फ्रेंड्स रहेंगे दोनों के ही, और जो कमजोर बच्चे हैं उनकी हेल्प करेंगे, नॉन अलाइंड रहेंगे। तो ये वो वाली चीज हो जाती है कि आप नॉन अलाइंड हो। अब इंडिया की एक ट्रीटी भी आई थी यहाँ पर, 1971 की इंडो सोवियत ट्रीटी आई थी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंडो सोवियत ट्रीटी की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडो सोवियत ट्रीटी में क्या था, इंडिया नॉन अलाइंड था 1971 में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब हुआ था। तो इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की थी यूएसएसआर के साथ सिक्योरिटी के लिए। वो कोई कैंप ज्वाइन करने के लिए नहीं थी, बट अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए थी एक क्राइसिस के टाइम पर, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कुछ कुछ पॉइंटर्स ले सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। मैं यहाँ से आगे इसलिए स्क्रोल कर रही हूँ सो दैट आपको ये, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हो। आपको इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो नोट्स बना लेना, ये बनी बनाई चीज है, इसमें आपको बस अपने नोट्स ऐड कर देने हैं। आप तो चैट जीपीटी आ गया, उसकी मदद से भी कर सकते हो। ये नॉन अलाइनमेंट डिफरेंट फेजेस वाला है। तो यहाँ पर क्या था कि जो ये 1971 की नॉन अलाइंड ये ट्रीटी जो साइन हुई थी यूएसएसआर के साथ सिक्योरिटी के लिए, वो क्या था कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। अब क्या था, नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप चुपचाप बैठ जाओ, इसका मतलब है कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे। मान लो यूएसए के साथ हम अलाइन हो गए, तो अब यूएसए जो करेगा, वो जो कहेगा हमें वही करना पड़ेगा, हम अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते फिर। तो आज के टाइम में भी नॉन अलाइन मूवमेंट ना मैटर करता है। क्यों? क्योंकि इंस्टेड ऑफ कोल्ड वॉर हमारे पास और ग्लोबल इश्यूज आ गए ना, जैसे क्लाइमेट चेंज आ गया है, अभी इनइक्वालिटी आ गया है, टेररिज्म है जैसे, तो अब भी हम लड़ रहे हैं, अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, क्या हो रहा है उसमें। तो टेररिज्म का मेन इशू है जिस वजह से इतनी बड़ी बात हो गई है। तो इंडिया अभी भी नैम के आइडियल्स को यूज करता है ताकि वो अपने पुअर नेशंस को सपोर्ट करे, फेयरनेस प्रमोट करे, और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो बड़ी बड़ी पावर्स के साथ, जैसे कि यूएसए है या चाइना है, इन पर डिपेंडेंट नहीं होना। तो करंट रोल में ना आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। करंट रोल भी आपके जो, क्योंकि यूनिट का ही एक मेन टॉपिक है, यूनिट के जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना, उसको जरूर प्रिपेयर करना इंडिविजुअली, क्योंकि सबसे पहले तो क्वेश्चन उसी में से ही डायरेक्टली आ जाता है, बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं
और एंड में जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं वो करना। पर पहले आपको दो चीजों पे ही ध्यान रखना है। पहला है सिलेबस, सिलेबस की यूनिट में जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप सिनॉप्सिसाइज रेफर कर सकते हो, चाहे वो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो मेंस के हो, चाहे वो ऑप्शनल्स के हो। ऑप्शनल्स काफी सारे हैं, आप देख लेना synopsize.com जाके आपका ऑप्शनल अवेलेबल है या नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व है 40 से 45 साल के ही सभी के। तो अभी क्या करंट रोल में आप देखोगे ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या है, इंडिया का करंट रोल कैसे शेप करता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड एमरजेंस है, चाइना का राइज, इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का राइज देखा गया है, क्वाड, मल्टीलेटरलिज्म, ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन, परसिस्टेंट ग्लोबल साउथ इश्यूज हैं वो उनके बारे में लिखो। इंडिया का करंट रोल क्या है, स्ट्रैटेजिक अप्रोच नाम में क्या है, रीअफर्मेशन ऑफ कोर प्रिंसिपल्स जो भी हमारे थे ये यहाँ पर लिखो, नॉर्मेटिव लीडरशिप, डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी, ठीक है, देन प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें आप लिखो। चैलेंजेस क्रिटिक लिखना, केस स्टडीज कुछ दे देना अच्छी अच्छी। अच्छा देखो, एक जैसे से जो पॉइंटर्स होते हैं ना उनकी केस स्टडी भी ना काफी हद तक सिमिलर लेवल की होती है, बहुत ज्यादा अलग नहीं होती। जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था ना उसमें भी वैक्सीन, मैत्री, कोविड-19 यही केस स्टडी चलेंगी। उससे पहले वाला जो पढ़ा था उसमें भी यही चलेगा। जो सिमिलर टॉपिक्स होते हैं ना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हो गई, अभी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में नाम आ गया, या इंडिया का ग्लोबल साउथ के साथ रिलेशन आ गई, ये सारी जो चीजें हैं ना ये काफी सारे सिमिलर टाइप के केस स्टडीज और एग्जाम्पल चलेंगे। तो एक सेट ऑफ केस स्टडी प्रिपेयर करके रख लो सिमिलर टाइप ऑफ टॉपिक्स के लिए, वो बहुत इजी हो जाएगा। उसमें क्या है, हर एक टॉपिक के लिए नया एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपने कोविड-19 और वैक्सीन मैत्री याद कर लिया, अब आप ना सिर्फ इतना देखोगे कौन से सिमिलर टॉपिक्स हैं जिनमें ये फिट बैठता है, और वहां पर आप वो टॉपिक्स प्रिपेयर करो, अलग से पढ़ के जाओ, और ये जो केस स्टडीज हैं वो सारी ऐसे ही लिख दो आप एज इट इज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें बतानी है। यही है बस आपका पूरा यूनिट। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, हम लोग आंसर करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।